हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया है एकदम। चलो ठीक है। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम क्लास 12 की जो फिजिक्स उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने कुछ 2 या 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस कर लिए। उनमें कूलॉम्स लॉ भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। कूलॉम्स लॉ के बाद में हम जो डिस्कस करने वाले वो है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, या कूलॉम्स लॉ की जो वेक्टर फॉर्म है ना वो क्या है। कूलॉम्स लॉ में हमने ओनली क्या डिस्कस किया? कूलॉम्स लॉ में हमने ओनली ये डिस्कस किया कि दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये भी सेम वही पॉइंट है, बस उस फोर्स को हमें किस पे रिप्रेजेंट करना है? वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करेंगे? मिनिमम हमारे पास 2 चार्ज होने चाहिए, तभी तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। उन फोर्स की डायरेक्शन को हम क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन में लेंगे उस फोर्स को। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, ठीक है ना, जिसमें ये वाली एक्सिस है आपकी एक्स एक्स एक्स, और ये क्या हो गया हमारे पास जो एक्सिस है वो क्या है? वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, और मैंने यहाँ पे 2 चार्ज कंसिडर कर लिए, एक Q1 और एक Q2। ये हमारे पास में Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है। ठीक है, इस Q1 का जो पोजीशन है बेटा, इस Q1 की जो पोजीशन है वो हमने ली है क्या? R1 वेक्टर। अगर हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हमें पोजीशन वेक्टर को भी शो करना जरूरी है। सिमिलरली मैंने बोला है कि जो आपका Q2 चार्ज है उसकी पोजीशन कितनी है? उसकी पोजीशन मैंने बोली R2 वेक्टर, और ये Q1 और Q2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो आप कंसिडर कर लो R। इसको भी मेंशन करेंगे। सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं अब यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन किसको बोलते हैं। लेट कंसिडर मैंने कर लिया जो Q2 चार्ज है ना, इसका जो कोऑर्डिनेट बेटा वो क्या है? 2,3 है। मान लो ये इस पोजीशन के ऊपर 2,3, तो इस Q2 का जो पोजीशन वेक्टर हम कैसे लिखेंगे? 2ik प्लस 3j, ये हो गया R2 वेक्टर। बस सिंपल सा पोजीशन वेक्टर हमेशा कैसे लिखा जाएगा? उसका जो कोऑर्डिनेट है, उसके जो आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं उनको उनकी डायरेक्शन हमें मल्टीप्लाई करके और ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया, मान लो आपका Q2 2,3 पे रखा हुआ है, तो इस Q2 का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? 2ik प्लस 3j हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो इसको मिटा देते हैं, इसका कोई यहाँ पे काम नहीं, हमें पोजीशन वेक्टर समझना था। अब देखो यहाँ पे सर पोजीशन वगैरह पता लग गया। ये हमारा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही हमने पोजीशन वेक्टर लिया है। ये Q1 इस Q2 पे फोर्स लगाएगा, तो मैंने इस फोर्स का नेम दे दिया F21 वेक्टर। F21 वेक्टर ये कैसे देते हैं? देखो Q2 चार्ज पे Q1 चार्ज की वजह से फोर्स, तो इसको बोलेंगे हम F21 वेक्टर। सिमिलरली मैंने क्या बोला है? Q1 चार्ज पे Q2 चार्ज की वजह से फोर्स, तो ये क्या हो जाएगा? F12 वेक्टर। क्लियर है? Q2 चार्ज पे Q1 चार्ज की वजह से फोर्स हो गया F21 वेक्टर, और Q2 की वजह से Q1 पे फोर्स हो गया F12 वेक्टर। क्लियर है यहाँ तक? जिस पे आप फोर्स फाइंड आउट करोगे, Q2 पे कर रहे हैं तो पहले 2 किसकी वजह से? 1 की वजह से। Q1 पे हम बात कर रहे हैं तो क्या आएगा? F12 वेक्टर। क्लियर है यहाँ तक? चलो दूसरी चीज़ आपको पता है, हम जब भी किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी गिवन होती है, और वो डायरेक्शन हमेशा किससे गिवन होती है? यूनिट वेक्टर से। तो यहाँ पे a कैप क्या है? a कैप यूनिट वेक्टर है जो एक ही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिमिलरली हमें भी यही करना है। सर कूलॉम्स लॉ में हम जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड तो हम कूलॉम्स लॉ से फाइंड आउट कर लेंगे, डायरेक्शन कैसे पता करें? तो डायरेक्शन के लिए आप क्या कंसीडर करो कि सर ये वाला जो फोर्स है ना, ये कौन सी डायरेक्शन में काम कर रहा है? R21 कैप डायरेक्शन में, और R21 कैप एक यूनिट वेक्टर जो किसके डायरेक्शन में काम कर रहा है? F21 वेक्टर के डायरेक्शन में। सिमिलरली इधर भी मैंने बोला है कि एक यूनिट वेक्टर आपके पास में एक यूनिट वेक्टर है R12 कैप, ठीक है ना, ये भी एक यूनिट वेक्टर है। ये कंसीडर कैसे किया? डिस्टेंस के हिसाब से किया है मैंने। कैसे? इधर से इधर जाएंगे तो हमारे पास में जो इसकी पोजीशन है Q1 से Q2 की पोजीशन ऐसे लगाएंगे हम, तो उसको हम बोलेंगे R21 वेक्टर। सिमिलरली जब हम Q2 से Q1 की तरफ जाएंगे तो हम लगाएंगे R12 वेक्टर। देखो 2 से 1 की तरफ, तो 1 की तरफ आ रहे हैं तो ये हो गया, और इनकी जो वैल्यूज है वो हम कितनी कंसीडर कर लेते हैं? R।
आर क्यों कंसिडर किया? सर आप Q1 से Q2 की तरफ जाओ, Q2 से Q1 की तरफ आओ, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी ना इनके बीच की, इसलिए मैंने इन पोजीशन वेक्टर को क्या ले लिया, ओनली मैग्नीट्यूड ले लिया, जबकि पोजीशन तो अलग अलग है। सर इसकी पोजीशन तो है इधर की तरफ Q2 के लिए और Q1 के लिए पोजीशन किधर है, इस डायरेक्शन में है। तो हमने क्या क्या इस पे रिप्रेजेंट किया, इसमें डिनोट किया है, दोनों चार्ज एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, उनकी डायरेक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। Q1 और Q2 का पोजीशन वेक्टर क्या है, ये हमने कंसिडर कर लिया। दूसरी चीज़ बस हमें इतनी ध्यान रखनी, अब हम यहाँ पे लेट कंसिडर करके हम क्या क्या कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, R1 वेक्टर तो क्या है, R1 वेक्टर बेटा है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1। R2 वेक्टर क्या है, R2 वेक्टर है हमारे पास में पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2। क्लियर है। सिमिलरली हमने यहाँ पे क्या देखा है, F12 वेक्टर क्या है, ध्यान रखना, F12 वेक्टर फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q1 1 पे दूसरे की वजह से है ना। सिमिलरली इसी तरह से हमने क्या बोला, F21 वेक्टर, यहाँ क्या आएगा, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। क्लियर है यहाँ तक? चलो, और हमने क्या क्या कंसिडर किया है, एक हमने कंसिडर किया है R12 केप और एक हमने कंसिडर किया है R21 केप। R12 केप तो क्या है बेटा, R12 केप है फोर्स F12 की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो ये क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग फोर्स F12 वेक्टर। और ये क्या है बेटा, ये भी हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। यूनिट वेक्टर क्यों काम में लेते हैं, ओनली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये भी हमारे पास में क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग F21 वेक्टर। क्लियर है। R12 केप और R21 केप हमें समझ में आ गया सर अच्छी तरह से। दूसरी चीज बेटा, दोनों का मैग्नीट्यूड तो 1 है। क्लियर है, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन दोनों डायरेक्शन में कैसे हैं, अपोजिट है। सर एक इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, एक इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो जब आपको पता है, जब दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, अपोजिट वेक्टर बोलते हैं। अपोजिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका मतलब ये ऑटोमेटिक पता लग गया कि R1 केप इक्वल है माइनस R21 केप के। बताओ ये सही लिखा नहीं लिखा, बिल्कुल सर ये राइट है। यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। क्लियर है यहाँ तक। ये जो लेट वाली थ्योरी है ना, बस ये शॉर्ट में ऐसे लिखने, ऐसे नहीं लिखना हमें कि लेट देयर आर टू चार्जेज प्लेस्ड एट आर डिस्टेंस या Q1 Q2 की पोजीशन बता दी। लेट में ये सारी चीज़ें आगे जो डायग्राम से ऑटोमेटिक क्लियरली समझ में आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हमने और क्या कंसिडर करी है यहाँ पे, सर R12 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है और R21 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो सब क्या है, R ही है। इसका पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर ये तो हमें दे ही दिए, वहाँ लिख दिए, लेकिन इधर से इधर जाने में जो पोजीशन वेक्टर है, इधर से इधर आने में जो पोजीशन वेक्टर है, उनका मैग्नीट्यूड तो R ही रहेगा ना। सर यहाँ से इधर जाओ चाहे इधर से इधर आओ, डिस्टेंस वही रहेगी। तो मैंने मैग्नीट्यूड में डिस्टेंस यहाँ पे कंसिडर कर ली। ठीक है, ये तो आ गई हमारे पास में थ्योरी, जो शॉर्ट तरीके से हमें ऐसे करनी है। अब हम कैलकुलेट करेंगे इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे F12 वेक्टर, फिर हम करेंगे F12 वेक्टर, फिर हम करेंगे F21 वेक्टर, फिर उनको आपस में सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि दोनों में क्या रिलेशन है। क्लियर यहाँ तक। चलो मैं थ्योरी को इरेज कर रहा हूँ इधर से, यहाँ से डायग्राम यहाँ से आपके प्रॉपर बना हुआ है ही। चलो यहाँ पे ये जो चीज़ें थी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम फाइंड आउट कर रहे हैं फोर्स F12 वेक्टर। फोर्स F12 वेक्टर क्या था, फोर्स ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू Q2 चार्ज, है ना। तो क्या आएगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 का स्क्वायर, और डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे हम, R12 केप। क्लियर है यहाँ तक, ये सही लिखा है, बिल्कुल सर सही लिखा है। K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर। आप लगा इस पे फोर्स, तो जब हम ये वाली डिस्टेंस लेंगे इधर वाली, तो क्या लेंगे, R12, है ना, R12 का स्क्वायर। दूसरा हमने क्या देखा, F21 वेक्टर। F21 वेक्टर क्या आ रहा है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R21 का स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा, R21 के। भी ये हो गई इक्वेशन नंबर 2।
ये आ गया फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ये आ गया फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। फॉर्मूला वही कूलाम लॉ से लगाए, इसको तो बोलते हैं मैग्नीट्यूड और इसको बोलते हैं डायरेक्शन, ठीक है। दूसरी चीज़ अभी मैंने बोली है बट R12 केप इक्वल है माइनस R21 केप के, एंड अभी भी मैंने बोला है R12 इक्वल्स टू R21 इक्वल्स टू कितना है, R है। अरे है कि नहीं, इधर से इधर की डिस्टेंस, इधर से इधर की डिस्टेंस आ रही है। तो बताओ इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड दोनों में से कौन सी इक्वेशन लूँ, मुझे ये वाला करेक्शन करना है इसके अंदर। तो कोई बच्चा बोला सर इक्वेशन फर्स्ट ही ले लो, चलो ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखो क्या आ रहा है, F12 वेक्टर इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 की जगह मैं क्या पुट कर देता हूँ, R21 का स्क्वायर हो गया है ना, और R12 केप की जगह क्या पुट करूँ, R12 केप की जगह मैं पुट करता हूँ बेटा माइनस R21 केप। क्लियर है यहाँ तक, चलो ठीक है, क्लियर है। तो अब आगे देखते हैं हम इसको, जैसे ही मैं इधर सिंप्लीफाई करता हूँ तो माइनस साइन आ गया के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R21 का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा आपका R21 केप। क्लियर है, इस माइनस साइन को मैंने आगे ले लिया, एज इट ऐसे ले दिया, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब आप क्या करो, इस वाले को तो आपने सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दिया, इक्वेशन सेकंड और थर्ड को बेटा कंपेयर करके देखो देख क्या मिल रहा है। ये फोर्स F12 वेक्टर है, ये फोर्स F21 वेक्टर है। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो सर फॉर्मूला सिमिलर ऐसा कर सबसे माइनस साइन एक्स्ट्रा है, इसका मतलब ये वाला फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम है बट डायरेक्शन में अपोजिट है। अभी कहा ना जब मैग्नीट्यूड सेम होता है माइनस साइन एक्स्ट्रा लगता है, तो इसका मतलब ये दोनों जो फोर्सेज है ये मैग्नीट्यूड में सेम है बट डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। इसका मतलब ऑटोमेटिक समझ में आ गया कि कूलॉम्स लॉ में जो दोनों चार्जेज हैं वह एक दूसरे पर सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई करते हैं बट उनकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट। तो ऑटोमेटिक पता लग गया यहाँ पे कि कूलॉम्स लॉ एक्शन रिएक्शन की पेयरिंग में होता है। न्यूटन का जो थर्ड लॉ था, अगर किसी एक ने उस पर एक्शन किया तो दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है उतना ही उस पर क्या करता है, रिएक्शन प्रोवाइड करता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर भी ऐसा होगा, अगर कोई एक चार्ज किसी दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा वाला भी पहले वाले को अट्रैक्ट करेगा। पहला वाला अगर दूसरे वाले को रिपेल कर रहा है तो दूसरे वाला भी पहले वाले को रिपेल करेगा, है ना। तो अपने को यहाँ पे क्या पता लगा, अपने यहाँ पे क्या देखा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड F12 वेक्टर इक्वल्स टू है बेटा क्या, माइनस का F21 वेक्टर। क्लियर है यहाँ तक, F12 वेक्टर इक्वल है माइनस F21 वेक्टर के। सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं, हैंस both the charges apply the force in same amount to each other या on each other है ना, on amount on each other but opposite in direction, क्लियर है यहाँ तक। दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर सेम अमाउंट का फोर्स अप्लाई करते हैं बट डायरेक्शन कैसे रहेगी, अपोजिट। इसका मतलब ऑटोमेटिक पता लग गया कि जो कूलॉम्स किस फॉर्म में होता है, एक्शन रिएक्शन की फॉर्म, एक्शन रिएक्शन पेयरिंग में होता है ना, एक्शन रिएक्शन लॉ की फॉर्म में ये आपका जो कूलॉम्स लॉ ये प्रेजेंट होता है। क्लियर है। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में अपने को यही समझाना था कि जो कूलॉम्स लॉ है उसमें दोनों चार्जेस एक दूसरे पर किस तरह से फोर्स लगाते हैं। आई थिंक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कूलॉम्स लॉ का क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसको आप राइट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है फोर्स
बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, जिसको हम बोलेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेज, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेज। देखो ये तो ऑटोमेटिक समझ में आ गया सर, हमारे पास में वेरियस चार्जेस है, बहुत सारे चार्जेस हैं, मल्टीपल चार्जेस हैं, उनमें से हमें किसी एक चार्ज को चूज करना है और उस चार्ज पे जो जितने भी बाकी चार्ज है वो कितना फोर्स लगा रहे हैं, उन फोर्सेज की वजह से किसी पर्टिकुलर चार्ज पे नेट फोर्स कितना लगेगा, उसी को बताता है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। इसको अगर हमें समझना है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक सिस्टम कंसीडर कर लेता हूं बेटा। मैंने एक यहाँ पे एक सिस्टम कंसीडर किया है, कुछ इस तरह से एक सिस्टम है ये मान लो, और यहाँ पे मैंने क्या देखा कि एक चार्ज यहाँ पे Q0 रखा हुआ है, यहाँ पे एक चार्ज Q1 है, यहाँ पे एक चार्ज Q2 है, यहाँ पे एक चार्ज बेटा क्या है Q3 है, और यहाँ पे एक चार्ज Qn है। ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं, तो मुझे इस चार्ज के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स निकालना है और उसी को रिप्रेजेंट करने वाला जो लो है वो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेज। सुपरपोजिशन का मतलब है सुपर इम्पोज कर देना, एक दूसरे के ऊपर लाद देना। इसका मतलब से Q0 के ऊपर कितने फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 फोर्सेज काम कर रहे हैं, तो क्या उनको डायरेक्ट ऐड कर दिया जाए, उनका जो मैग्नीट्यूड क्या है उनको डायरेक्ट ऐड करने से Q0 के ऊपर टोटल फोर्स मिल जाएगा, नहीं, उनके मैग्नीट्यूड को ऐड नहीं करना, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आपको इंक्लूड करनी है, बस तब जाके आपका इस Q0 के ऊपर नेट फोर्स निकलेगा। यही है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। गलती हम यही करते हैं, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है उनके सम करने के दो मेथड होते हैं, एक तो होता है स्केलर सम, एक होता है वेक्टर सम। तो यहाँ कौन सा सम काम में आएगा, वेक्टर सम काम में आएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो हम अब कंसिडर कर लेते हैं इसको। ये जो Q1 है इस Q0 पे फोर्स लगा रहा है मान लो बार की तरफ, सभी चार्ज मान लो पॉजिटिव है, तो इसको मैंने दे दिया F01। इस फोर्स को मैंने क्या नेम दिया है, F01 वेक्टर। सिमिलरली ये Q2 है, Q0 पे फोर्स लगाएगा, जिसको मैंने नेम दे दिया क्या, F02 वेक्टर। नोट के ऊपर दूसरे वाले की वजह से है ना, Q0 के ऊपर दूसरे वाले चार्ज की वजह से ये हो गया। तीसरा वाला चार्ज भी इसको क्या करेगा, रिपेल कर रहा है, मैं इस फोर्स को नेम दे देता हूँ F03 वेक्टर। सिमिलरली मैंने बोला है कि जो Q0 चार्ज है वो भी मान लो इसे Q0 को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है ना। थोड़ा सा डायग्राम सिंपल तरीके से बनाना है इसको, ये लाइन थोड़ी सी तिरछी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो। तो ये आ गया हमारे पास में क्या, F0n वेक्टर, ठीक है ना। और इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं P पॉइंट या O पॉइंट, कुछ भी आप कंसिडर कर लो। अब इनकी जो डिस्टेंसेज है, इसकी डिस्टेंस हम ले लेते हैं सर R01, इसकी डिस्टेंस ले लेते हैं हम R02, इसके ले लेते हैं हम R03, और Q1 वाले की ले लेते हैं R0m। चलो ठीक है, तो सर आपने कौन कौन से फोर्स से डिनोट किए, F01 वेक्टर, F02 वेक्टर, F03 वेक्टर, F0n वेक्टर। आप जो मैग्नीट्यूड है ना वो तो आप कूलॉम्स लॉ से फाइंड आउट कर लोगे, उसको तो कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन आपको डायरेक्शन भी याद रखनी है, और वो डायरेक्शन देखो वेक्टर की फॉर्म में। इसका मतलब इस P वाले चार्ज के ऊपर या नोट वाले चार्ज पे जो नेट फोर्स है वो क्या आएगा, F01 वेक्टर, F02 वेक्टर, F03 वेक्टर प्लस डॉट डॉट F0n वेक्टर। देखो फोर्सेज, नेट फोर्स हमने कैसे निकाला है, वेक्टर सम किया है, स्केलर सम नहीं किया। कहीं पे आपको मैग्नीट्यूड दिया है 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 9 न्यूटन, आप कहीं उनको डायरेक्ट ऐड कर दोगे भाई नेट फोर्स इतना आएगा, नहीं। ऐड तभी होंगे जब सभी फोर्सेज एक ही डायरेक्शन में होंगे। यहाँ तो बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शंस हैं, तो हम डायरेक्ट फोर्सेज को ऐसे ऐड नहीं कर सकते। तो ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है इसका स्टेटमेंट क्या हो गया, इसका स्टेटमेंट कह रहा है इट स्टेट्स दैट द रिजल्टेंट फोर्स, द रिजल्टेंट या फिर आप लिख दो नेट, है ना, द रिजल्टेंट और नेट फोर्स ऑन ए चार्ज
ऑन ए चार्ज ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस is equal to the vector sum, is equal to the vector sum of individual forces या इंडिविजुअल फोर्सेज जो आपने लिखा अलग अलग जो फोर्सेज है ना, इंडिविजुअल फोर्सेज ऑन दैट चार्ज, ड्यू टू इंडिविजुअल पॉइंट चार्जेस। मैंने यहाँ पे क्या बोला है, इट इज सेड दैट द रिजल्टेंट और नेट फोर्स ऑन ए चार्ज, कोई एक पर्टिकुलर चार्ज बोला है, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से किसी एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स है, जो रिजल्टेंट फोर्स है, वो किनका वेक्टर सम है, जो आपके इंडिविजुअल फोर्सेज है, इंडिविजुअल फोर्सेज किसके ऊपर, अप्लाइड ऑन द चार्ज या ऑन दैट चार्ज, उस चार्ज के ऊपर जितने भी आपके इंडिविजुअल फोर्स है उनका क्या करना है, वेक्टर सम। और ये हमने वेक्टर सम करके इस तरह से लिख लिया है यहाँ पे। और थोड़ा सा स्टेटमेंट थोड़ा अलग लैंग्वेज में लिख सकते हो, सबकी अलग अलग लैंग्वेज होती है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में मैं बोले तो क्या याद रखना है कि हमारे पास में एक चार्जेस का सिस्टम है और किसी उस सिस्टम के अंदर किसी पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर आपको नेट फोर्स निकालना है, तो उस चार्ज के ऊपर बाकी जितने भी चार्जेस हैं वह जो भी फोर्सेस लगा रहे हैं उन सब का आपको वेक्टर सम करना है। बस हो गया आपका क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्लियर है? ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलें, इसको इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा बढ़ा लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि अपने वैल्यूज वगैरह सर F01, F02, F03, F0n इन सब की वैल्यूज को यहाँ पे लिख लेते हैं, देख क्या जनरल फॉर्मूला आता है। ठीक है, स्टेटमेंट क्लियर है यहाँ तक? चलो ठीक है, देखो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस जनरल जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा लेते हैं। तो F0 वेक्टर इक्वल्स टू F01 को क्या लिखेंगे सर, K किस पे, Q0 पे, किसकी वजह से, Q1 की वजह से। डिस्टेंस आपने कितनी ली है, R01 का स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर आप दे दो R01 के। यूनिट वेक्टर तो लगाना ही पड़ेगा भाई, वेक्टर फॉर्म में है ना। प्लस यहाँ क्या आएगा, K किस पे फोर्स, Q0 पे, किसकी वजह से, Q2 की वजह से, और डिस्टेंस कितनी है R0 का स्क्वायर। पोजीशन तो आपको यूनिट वेक्टर तो आपको देना ही पड़ेगा, डायरेक्शन। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगी, R0 2 के। प्लस सिमिलरली हम कहाँ पहुँच गए, एन पे, K Q0 Qn डिवाइडेड बाई R0n का स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर क्या आ गया, R0 कैप। क्लियर है यहाँ तक? सब में देखो मैंने डायरेक्शन मेंशन करी है, अगर डायरेक्शन मेंशन नहीं करेंगे ओनली मैग्नीट्यूड ऐड करो तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, नेट फोर्स जो था वो हमारे पास में क्या आ गया, कुछ कॉमन आ रहा है क्या सर, बिल्कुल K Q0 कॉमन आ रहा है। फिर बचा क्या आपका सर, यहाँ पे बचा है Q1 डिवाइडेड बाई R01 का स्क्वायर, और ये आ गया R01 के। प्लस क्या आ गया, Q2 डिवाइडेड बाई R02 का स्क्वायर, और ये क्या आ गया, R02 के। प्लस डॉट 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 क्या आ गया, Qn डिवाइडेड बाई R0n का स्क्वायर, और यहाँ क्या आ रहा है, R0 कैप। क्लियर है यहाँ तक? चलो इसको और एक सिंपल फॉर्म में हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसको बोलते हैं, यदि हमारे पास में ये सभी वैल्यूज डिस्क्रीट है, और बिल्कुल डिस्क्रीट है सर, ये वैल्यू मान लो 3 है, ये मान लो 9 है, ये मान लो 8 है, तो डिस्क्रीट के लिए हमेशा सम के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं सर, इन सबको ऐड करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं समेसन, ये समेसन वाला फॉर्मूला। यदि यही वैल्यूज आपकी कंटिन्यूस होती तो उसके लिए यूज़ करते हैं फिर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हमेशा यूज़ किया जाता है कंटिन्यूस के लिए, और डिस्क्रीट के लिए यूज़ करते हैं हम इस टाइप का सिंबल समेशन। तो ये कहाँ से स्टार्ट किया हमने, आई मैंने एक वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू 1 से कहाँ तक जा रही है, n तक, क्योंकि हम n तक जा रहे हैं। देखो नोट 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 ये तो फिक्स है। काउंटेशन कैसे स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 4 5, तो ये समेशन में 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, ऑटोमेटिक सब टर्म से ऐड होती जाएगी। तो मैंने स्टार्ट किया 1 से, तो यहाँ आ गया क्या सर, QI डिवाइडेड बाई R0 I का स्क्वायर, और ये आ गया R0 I कैप। ये लो, अब आप यहाँ पे रख के देख लो, ये हमारे पास में एक जनरल फॉर्मूला आ गया, ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आ गया। इसमें आप देखो I की वैल्यू 1 पुट करो, Q1 डिवाइडेड बाई R01 का स्क्वायर,
R01 के पहली टर्म आ गई। I2 इक्वल टू 2 पुट करो सर, जैसे हम I2 को 2 पुट करते हैं तो Q2 डिवाइडेड बाई R02 का स्क्वायर और R02 केप आ गया। फिर प्लस करो, समेशन का मतलब प्लस, आगे बढ़ते जाओ बस। ये हमारे पास में एक जनरल फॉर्मूला आ गया। क्लियर है यहाँ तक? ये हमारे पास में एक जनरल फॉर्मूला आ गया। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सर ये टॉपिक तो ऑटोमेटिक समझ में आ गया कि हमें वेक्टर सम करना है, तो इस पे जो बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं उन न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? स्क्रीनशॉट ले लो या फिर साथ के साथ राइट डाउन करते हुए चलो ठीक है। इस पे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो आपका जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को करने के दो मेथड्स होते हैं। एक तो होता है रेजोल्यूशन मेथड और एक होता है डायरेक्ट मैग्नीट्यूड मेथड। तो सबसे पहले मैं यहां पे कर लेता हूं मेथड फॉर फाइंड आउट नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स का जो है पहला जो मेथड है वो है अपना क्या, रिजोल्यूशन मेथड है ना। पहला कौन सा मेथड है, रेजोल्यूशन मेथड है। रिजोल्व करना है अपने को, सभी जो जितने भी फोर्सेज आएंगे उनको रिजोल्व करना है, इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन मेथड। इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले हम करेंगे कैलकुलेट ऑल द फोर्सेज ऑन ए गिवन चार्ज, ऑन ए given charge by the help of Coulomb's law, by the help of Coulomb's law। सबसे पहले आपको सभी फोर्सेज है ना Coulomb's law से कैलकुलेट करने हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने कहा था कि मान लो हमारे पास में एक स्क्वायर है, ऐसे मान लो यहाँ पे एक चार्ज Q है, यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q है। इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में समझना। तो सबसे पहले इसने इस पे कितना फोर्स लगाया, इसने इस पे कितना लगाया, इसने इस पे कितना लगाया, उन सब की वैल्यू हम कूलम्ब्स लॉ से कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपल है, बिल्कुल सर हम कैलकुलेट कर लेंगे। कूलम्ब्स लॉ से मैग्नीट्यूड आ गया। अब हम क्या करें, तीन फोर्सेज हमारे पास में आ गए, इन तीनों फोर्सेज को क्या करना है, परपेंडिकुलर दो आपके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके अंदर ब्रेक करना है। हर वेक्टर को मिनिमम दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक करते हैं, इसी को बोलते हैं रेजोल्यूशन मेथड। आपने 2D रेजोल्यूशन और 3D रेजोल्यूशन पढ़ा होगा क्लास 11th में, वही मेथड यहाँ काम आ रहा है। बी पोर्शन में फिर हम क्या करेंगे, नाउ रिजोल्व ऑल द फोर्सेज इन two perpendicular components along x axis and y axis। और वो क्या हो गए, मान लो किसी बच्चे ने बोला कि सर आपने रिजोल्व कर लिया, पहले वाला फोर्स आपने जितने भी फोर्सेज है ना वो कैलकुलेट किए थे, वो कौन कौन से थे। मान लो किसी बच्चे ने सर एक तो था F1, एक था F2, एक क्या था F3 डॉट डॉट क्या था, एक Fn था। ऐसे आपने बहुत सारे फोर्सेज वहाँ कैलकुलेट कर लिए थे। अब यहाँ पे एक्सेस के अलोंग देखो, एक्स के अलोंग एक्स एक्सिस बताओ। देखिए एक्सेस के अलोंग F1 जो आपका फोर्स था उसका एक्सेस के अलोंग मैंने कंपोनेंट क्या ले लिया, F1x। 2 का क्या ले लिया, यहाँ पे 2 का आपने कंसिडर कर लिया सर F2x। 3 का क्या कंसिडर कर लिया, F3x। इसका क्या कर लिया, F4x। डॉट डॉट क्या आ गया, Fnx। सिमिलरली अलोंग y एक्सिस क्या आएगा, एलोंग y एक्सिस से, y एक्सिस में क्या आ जाएगा, F1y, F2y, F3y, डॉट डॉट क्या हो जाएगा, Fny। क्लियर है? सभी जितने भी फोर्सेज आए थे उनको हमने कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया, एक्सेस के अलोंग और y एक्सिस के अलोंग। अब एक्सेस के अलोंग जितने भी फोर्सेज है, अरे उन सबको ऐड कर लो, क्योंकि सर वो तो एक ही लाइन पे है। अगर सेम डायरेक्शन में तो ऐड कर लेना और अपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट कर लेना, लेकिन हमें एक्स डायरेक्शन में एक रिजल्टेंट मिल जाएगा।
सिमिलरली वाई डायरेक्शन में कुछ ऊपर होंगे कुछ नीचे होंगे, तो जो प्लस वाले उनको ऐड करना और जो माइनस वाले उस प्लस वाले में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इसका मतलब वाई डायरेक्शन में भी हमें एक नेट फोर्स मिल जाएगा। अब कितने नेट फोर्स हुए? 2 नेट फोर्स हो गए, एक तो सभी फोर्सेस का एक्सिस के अलोंग, एक सभी फोर्सेस का वाई एक्सिस के अलोंग। अरे अब ऑटोमेटिक पता लग रहा है कि सर अब हमारे पास में ओनली 2 ही फोर्सेस बचे और दोनों ही परपेंडिकुलर, तो नेट फोर्स कैसे निकालते हैं? रूट पहले वाले फोर्स का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले फोर्स का स्क्वायर, यही प्रोसेस में लगाना है। सबसे पहले सभी फोर्सेस कैलकुलेट करने हैं, फिर उन सभी फोर्सेस को क्या करना है? 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना है, एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग। एक्सिस के अलोंग अब हम क्या करना है? थर्ड वाले पॉइंट में हम क्या करेंगे? थर्ड वाला जो हमारे पास में पॉइंट है, नाउ कैलकुलेट समेशन एफ एक्स एंड समेशन एफ वाई। अब हम क्या करेंगे? समेशन एफ एक्स, समेशन एफ एक्स तो क्या हो जाएगा? समेशन एफ एक्स इक्वल टू होगा एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स प्लस एफ थ्री एक्स प्लस एफ फोर एक्स प्लस डॉट डॉट एफ एन एक्स। अगर प्लस माइनस है प्लस माइनस है प्लस माइनस कुछ भी चल सकता है, वो आप पे डिपेंड करेगा कि वो वैल्यू प्लस की है या माइनस की है। ऐसे नहीं कि हमेशा सारे फोर्स को ऐड कर दो, अगर पॉजिटिव एक्सिस में है तो ऐड करना है और माइनस एक्सिस में है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है उस प्लस वाले में से, है ना। सिमिलरली यहाँ पे क्या किया है? समेशन ऑफ एफ वाई भी आप कैलकुलेट कर लोगे, क्या? एफ वन वाई प्लस माइनस एफ टू वाई प्लस माइनस एफ थ्री वाई डॉट डॉट क्या कर दिया? प्लस एफ एन वाई। चलो सर, सभी फोर्सेज का एक्स डायरेक्शन में एक नेट मिल गया, सभी फोर्सेज का वाई डायरेक्शन में एक नेट मिल गया। तो अब हमारे पास में जो रिजल्टेंट फोर्स है नेट फोर्स है, सो नेट फोर्स क्या आ गया बेटा? देखो सिंपल सा, सो नेट फोर्स हमारे पास में हो गया एफ नेट इक्वल टू आएगा रूट समेशन ऑफ एफ एक्स जो आया था उसका स्क्वायर कर दो प्लस समेशन ऑफ एफ आया था उसका स्क्वायर कर लो। ये लो, सिंपल सा हो गया, ये हमारे पास में नेट फोर्स आ गया। क्लियर है? ये हमारे पास नेट फोर्स आ गया। फॉर एग्जांपल सर आपने क्या किया, यहाँ पे कोऑर्डिनेट थे सभी एक्स का कंपोनेंट को जब आपने एफ ऐड किया तो एफ एक्स इधर मिला, मान लो सभी वाई वाले जो कंपोनेंट उनको ऐड किया तो कोई बच्चा बोलेगा सर नीचे की तरफ भी मिल सकता है ऊपर की तरफ मिल सकता है। कैसे? अगर आप जैसे एफ वाई डायरेक्शन में जितने भी कंपोनेंट उनको अगर ऐड करते हो और उनमें मान लो ज़्यादा जो क्वांटिटी किसकी नेगेटिव वाले की है तो भाई नेट फोर्स तो नेगेटिव की तरफ ही आएगा। और यदि आपने ऐड किया है और ऐड करने पे ज़्यादा क्वांटिटी प्लस वाले फोर्सेस की वाई डायरेक्शन में तो वैल्यू क्या आएगी? प्लस में आएगी। तो किसी बच्चे ने बोला सर एफ आई ऊपर भी हो सकता है एफ आई नीचे भी हो सकता है, तो समेशन एफ आई मालूम है नीचे रैली ये आ गया और इनके बीच तो एंगल 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री तो दो वेक्टर जब आपके 90 डिग्री होते हैं उनका रिजल्टेंट ऐसे निकालते हैं, तो ये क्या आ गया? एफ नेट। इस एफ नेट के एक्स के साथ कितना एंगल बनाया? मान लो थीटा एंगल बनाया। अब ये थीटा कैसे फाइंड आउट करें? तो देखो हमें केवल कौन सी वैल्यू दी है, एक तो ये वाली वैल्यू एक ये वाली, ये एफ वाई है तो ये भी क्या हो जाएगा? एफ वाई। जब हम किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में बिना चेंज के ऐसे कैसे उठा के रख देते हैं तो वो वेक्टर आपका अनचेंज रहता है। तो ये एफ आई हो गया, ये एफ एक्स हो गया, तो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा यहाँ पे, देखो ये 90 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल में आपको एक एंगल दिया हुआ है, दो वैल्यू दी हुई है जिसमें एक बेस है और एक परपेंडिकुलर है। तो आपको पता है हम एंगल किससे निकालेंगे? टेन थीटा से। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो यहाँ से देखो पहले टेन थीटा इक्वल टू क्या मिल रहा है सर? यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू मिल रहा है समेशन ऑफ एफ वाई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ एक्स। टेन थीटा ऐसे तो मिलेगा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। और तो थीटा इक्वल टू क्या हुआ? थीटा क्या है यहाँ पे? थीटा है वेक्टर जो आपका जो रिजल्टेंट फोर्स है उसने एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया। तो मैं यहाँ पे डायरेक्शन लिख देता हूँ, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विथ एक्स एक्सिस, विथ एक्स एक्सिस। तो एक्सिस का डायरेक्शन क्या है बेटा? देखो बताओ, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स समेशन एफ वाई डिवाइडेड बाई समेशन एफ एक्स। क्लियर है यहाँ तक? यही तो आएगी डायरेक्शन, ये लो ये डायरेक्शन आ गई, ठीक है ना। ये डायरेक्शन किसके साथ है?
उस रिजल्टेंट की एक्सिस का डायरेक्शन है। परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है उसमें हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट का डिवाइड करना है और tan इनवर्स लेना है। थीटा बन गया डायरेक्शन। अब इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं। जो कंपोनेंट मेथड है इस पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल ले लेते हैं। उसके बाद में हम जो मैग्नीट्यूड मेथड जो सबसे ईजी मेथड होता है उस पर भी काम करेंगे। तो चलो इसको हम यहाँ मिटाते हैं और एक क्वेश्चन लेके और इसको इस क्वेश्चन को समझते हैं इस वाले टॉपिक की तरह। देखो ना, मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने कहा है कि एक स्क्वायर आपको गिवन है, उस स्क्वायर पे क्या है, 4 आपके वर्टिसेज है, A B C और D। यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज। और इस स्क्वायर की जो ईच साइड है वो कितनी है, एवरी साइड A है आपकी। अब बोला गया इस क्वेश्चन में क्या कि इन चारों वर्टिस में किसी एक चार्ज के ऊपर आपको नेट फोर्स निकालना है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, मैं B वाला जो चार्ज है ना इसको ले लेता हूँ यहाँ पे, है ना, ये जो B वाला चार्ज है इसको मैं ले लेता हूँ। तो बताओ इस पर कितने फोर्स लगेंगे। सिंपल सी बात है सर, ये 4 चार्जेस का सिस्टम है, 4 में से किसी एक पे निकालना है तो बाकी 3 चार्जेस पे फोर्स लगाएंगे और तीनों मैंने प्लस किया। तो फटाफट पहले कूलॉम के लॉ से डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालो। सर A वाला B पे लगाएगा तो इसको हम दे देते हैं B पे A की वजह से, तो वैल्यू क्या आ रही है, K Q इंटू Q क्या हो गया, Q स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या आ गया, A स्क्वायर। बाहर की तरफ क्यों लिया, क्योंकि ये पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये वाला इस वाले को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो मैं इसकी डायरेक्शन देता हूँ ये बाहर की तरफ और ये हो गया B पर किसकी वजह से, C की वजह से। तो ये भी क्या आ रहा है, K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई A स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तक 2 फोर्स हो गए। तीसरा फोर्स हमारे पास में देखो सीधा लग रहा होगा डायगोनली, ये रहा, ये डायगोनली लग रहा है यहाँ पे, ये डायगोनल हो गया। इस फोर्स का नेम क्या है, B पर किसकी वजह से, D वाले चार्ज की वजह से। वैल्यू क्या आएगी, K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब बच्चे करेंगे सर A स्क्वायर। नहीं बेटा, A स्क्वायर नहीं आएगा। ये वाला जो डिस्टेंस है वो A नहीं है। हमेशा स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वह उसकी साइड का √2 टाइम होता है, पाइथागोरियन थ्योरम से। जो पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरियन थ्योरम वो क्या कहती है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो डायगोनल कैसे निकालते हैं, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और उसका रूट। तो मैंने क्या, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट, ये आपका हाइपोटेनस इस तरह से निकालते हैं। तो कितना हो गया ये 2A स्क्वायर, तो क्या आ रहा है √2A। के लिए यहाँ तक तो इस तरह से √2A और बाकी तो आपको ये डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है कि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है उसकी साइड का √2 टाइम होता है। क्लियर है, यहाँ तक कितना टाइम होता है, √2 टाइम। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा लिख देता हूँ, √2A। तो यहाँ पे जैसे ही आप √2A का होल स्क्वायर करोगे, क्योंकि नीचे तो A स्क्वायर आता है तो डिस्टेंस ये है, तो क्या आ गया, K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2 का स्क्वायर 2 और ये क्या हो गया बेटा, A स्क्वायर। 3 फोर्सेज मिल गए अपन को। मैंने कहा था इस क्वेश्चन को किससे कर रहे हैं, कंपोनेंट मेथड से कर रहे हैं। एक इजी मेथड जो मैंने बोला अभी मैग्नीट्यूड, उस पर भी काम करेंगे, वो और भी इजी है, वो तो 2 लाइन में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन कंपोनेंट मेथड थोड़ा लंबा जाता है। चलो देखो, इसके कंपोनेंट लेने की जरूरत है नहीं, ये ऑलरेडी एक्स एक्स में है। ऐसे मानोगे सर ये एक्स एक्स लाइन हो गई, ये वाई एक्सिस लाइन हो गई, ये ऑलरेडी एक्स एक्स डायरेक्शन में है, ये आपका ऑलरेडी वाई डायरेक्शन में। इन दोनों के आपको कंपोनेंट नहीं लेने। एक चीज ध्यान रखनी, हमेशा कौन से फोर्सेज के हमेशा कंपोनेंट लेने होते हैं अपने को, जो एक्स वाई प्लेन में होता है। देखो एक्स वाई प्लेन में ये वाला फोर्स है, इसी के कंपोनेंट लेने। और कंपोनेंट लेने के लिए एंगल पता होना चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कोस कंपोनेंट और एक होता है साइन कंपोनेंट। 11th में पढ़ा होगा आप लोगों ने। थीटा के साथ जो कंपोनेंट होता है वो कोस कंपोनेंट होता है और दूसरा जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, साइन कंपोनेंट होता है। तो अब थीटा कैसे पता करें, अपने को पता है टोटल 90 डिग्री एंगल, और जो डायगोनल होता है वो 45 पे क्या करता है, सामने वाले वर्टिसेस को इंटरसेक्ट करता है। इसका मतलब सर ये वाला एंगल कितना 45, ये वाला एंगल भी कितना 45, तो अपोजिट एंगल ये वाला भी कितना हो गया 45 और नीचे वाला भी 45। आप तो केवल एक कंसिडर कर लो, दूसरा अपने को लेने की जरूरत है नहीं। देखो इसका वाला थीटा के साथ कंपोनेंट, इस एफ बी डी का देखो दो कंपोनेंट में तोड़ रहे पुनः ना, इसको 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट ब्रेक कर रहे हैं। एक तो आएगा इस डायरेक्शन में, एक आएगा इस डायरेक्शन में। अब गलती नहीं करनी कैसे, जब भी आपका कोई भी वेक्टर ऐसे दिया हुआ है तो एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा। मान लो इस तरह नीचे की तरफ दिया हो तो एक कंपोनेंट ये होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट ये होगा।
तो यहाँ पे देखो ये वाला वेक्टर है, इसको दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में अपने को ब्रेक करना है, तो एक ये आ गया और एक इस डायरेक्शन में आ गया। अब इनकी वैल्यूज़ क्या है बेटा, देखो वो देखो सर, जैसे आपने ब्रेक किया तो ये वाला कंपोनेंट तो आ गया क्या, एफ बी डी कोस 45 डिग्री, ठीक है। और थीटा के अलावा जो कंपोनेंट वो क्या आ गया, एफ बी डी साइन 45 डिग्री, ठीक है। इसका काम खत्म। अब इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि एक फोर्स को आपने दो पार्ट में तोड़ दिया और दोनों पार्ट ही मिलकर तो इसको बना रहे थे। इसका मतलब इस फोर्स का अब कोई काम नहीं है। अब आपको क्या करना है, समेशन ऑफ एफ एक्स फाइंड आउट करना है। अभी कहा था ना हमने, एक्सेस के अलोंग देखो कौन कौन से ऐड हो रहे हैं, कौन कौन से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सर यहाँ है ही केवल दो ही फोर्स एक्सेस के अलोंग, अगर इधर होता उसको माइनस कर लेते हैं। ये दोनों प्लस एक्सिस में होते हैं, ये दोनों किस में होते हैं, प्लस एक्सिस में होते हैं। तो दोनों ऐड होके क्या आ रहे हैं, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आपका आ रहा है एफ बी डी। एफ बी डी की वैल्यू कितनी है, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर इंटू कोस 45 की वैल्यू बेटा कितनी होती है, 1/√2, ठीक है ना। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो समेशन ऑफ एफ एक्स क्या आ रहा है, देखो क्या कॉमन आ रहा है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ से बचा 1 और यहाँ से बचा 1 डिवाइडेड बाई 2√2। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बिल्कुल सिंपल सा है सर। इन सभी इस फोर्सेज को आपने रिजोल्व किया तो इधर एक्सेस के अलोंग अपने पास दो फोर्सेज, दोनों एक डायरेक्शन में तो ऐड कर दिया आपने। अब क्या फाइंड आउट करना है, समेशन ऑफ एफ वाई। क्या फाइंड आउट करना है, समेशन ऑफ एफ वाई अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो मैं देखो समेशन ऑफ एफ वाई फाइंड आउट कर रहा हूँ। समेशन एफ वाई क्या देखा, देखो वाई वाई डायरेक्शन में देखो कौन कौन से फोर्सेज हैं सर, एक ये रहा और एक ये रहा। इन दोनों को ऐड कर लो, तो इन दोनों को जैसे ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस क्या आ रहा है, एफ बी डी। एफ बी डी की वैल्यू क्या है, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर बाई मल्टीप्लाई में साइन 45 भी, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। इसको भी अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या आ रहा है सर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ बचा 1 और यहाँ रहा 1 डिवाइडेड बाई 2√2। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। यहाँ तक दो फोर्सेज आ गए सर, इधर आ गया एफ एक्स, इधर आ गया एफ वाई। दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं, बिल्कुल दोनों परपेंडिकुलर है। अब जब दोनों परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट हमेशा कैसे निकालते हैं, जब भी कोई दो फोर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो मैंने यहाँ पे बोला है हैंस एफ नेट इक्वल टू बेटा क्या आता है, अभी भी फॉर्मूला लिख के दिखवाया था आपको, समेशन ऑफ एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यही किया था अपन ने। तो अब देखो वैल्यू पुट करो यहाँ पे, एफ नेट इक्वल टू क्या आ रहा है सर, यहाँ पे आपने लिखा है समेशन ऑफ एफ एक्स क्या है बेटा, ये रहा, इसका होल स्क्वायर कर दो। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ रहा है, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस डिवाइडेड बाई 2√2 का होल स्क्वायर, ध्यान रखना क्या है, होल स्क्वायर। फिर हमने क्या किया, प्लस लगाया और समेशन ऑफ एफ वाई क्या है, समेशन ऑफ एफ वाई है के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस डिवाइडेड बाई 2√2 का होल स्क्वायर। इसका भी क्या आ गया हमारे पास में, होल स्क्वायर आ गया। ये सारे टर्म रूट के अंदर है। अब एक ही ध्यान रखना, ये एरिया टर्म देखो सेम सेम है तो डबल हो गया, तो मैंने यहाँ पे रख दिया एफ नेट और रूट के अंदर क्या आ गया सर, ये हो गया डबल और ये आ रहा है के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर 1 प्लस डिवाइडेड बाई 2√2 का होल स्क्वायर। ध्यान रखना इसका पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है, गलती नहीं करना। अब क्या करें, 2 का तो रूट बाहर आ नहीं सकता, लेकिन बेटा इस पूरे का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा नहीं होगा सर। जैसे हम रूट से यहाँ कैंसिल करते हैं तो वैल्यू क्या आ रही है सर, रूट से जैसे आपने कैंसिल किया तो हमारा आंसर बन गया क्या, ये √2 टाइम। अगर आप रूट को अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो हमारे पास में आंसर क्या आ रहा है सर, ये आ रहा है के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। √2 को जैसे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ तो आ गया √2 प्लस √2 से ये √2 कैंसिल और यहाँ कितना आ रहा है 1/2 और यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर है। ये का यही आंसर बेटा देखो, अभी मैं
सिंपल मेथड से भी लाके दिखाता हूँ आपको। यही वाला जो आंसर है ना सिंपल मेथड से भी आएगा। क्लियर है यहाँ तक? बोर्ड में भले ही आपको ऐसे होश पोश सा लग रहा होगा, लेकिन मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाया है, ठीक है ना। मैंने बिल्कुल इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है। इसी क्वेश्चन को है ना मैं मैग्नीट्यूड मेथड से करवाने की कोशिश करता हूँ आपको। इसी क्वेश्चन को हम मैग्नीट्यूड मेथड से करते हैं, जो कि बहुत इजी मेथड है। इसमें तो फिर भी इतना टाइम लगा, उस वाले मेथड में मैक्सिमम 1 मिनट बस, इससे ऊपर आप जाओगे नहीं, ठीक है। इसको मिटा दूँ मैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर इसको आप जैसे जैसे मैंने करवाता गया वैसे वैसे आप सीक्वेंस में समझते गए होंगे। चलो ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मैग्नीट्यूड मेथड क्या है। देखो बेटा, मैग्नीट्यूड मेथड के लिए डायग्राम अपने पास में यही रहेगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड मेथड में हम डायग्राम यही रखेंगे। और देखो आपको मैं चेक करके बताता हूँ, आंसर तो आपको याद हो ही गया होगा, या नहीं है तो उसको देख लेना आंसर क्या था। यहाँ मैच करना भी आंसर देख के आता है ना, यहाँ आप लोग आंसर मैच करना देख के आता है। ये जो हमारे पास में वैल्यू थी ये 45 एक बार इसको रहने दो ऐसे ही। यहाँ पे वैल्यू आई थी हमारे पास में KQ² यहाँ पे जो फोर्स था वो था FBC, ये क्या आया था KQ² और ये क्या आया था बेटा, ये आया था KQ² / 2A², ठीक है। मैग्नीट्यूड मेथड क्या कहता है, हमेशा आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको 2 या 2 से अधिक जो फोर्सेज है उनकी ऐसी पेयरिंग देखनी जो सेम डायरेक्शन में, इसमें कोई सब ऐसा फोर्स नहीं जो सेम डायरेक्शन में। फिर ऐसे देखना जो अपोजिट डायरेक्शन में, कोई अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। फिर ऐसे फोर्स देखना जो परपेंडिकुलर है, ये वाले दोनों परपेंडिकुलर है। अरे तो इन दोनों का भी देख नेट फोर्स आएगा। और परपेंडिकुलर तो सबसे बड़ी आइडिया अपने पास में हो गया सर, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। और जब मैग्नीट्यूड सेम होता है तो आप खुद देखो सर, एफ जब हम नेट जब भी निकालते हैं तो आप बोलते हो √F1² + F2², क्योंकि cos 90 केवल 0 होती है, आगे 0 हो गया। ये भी एफ है और ये भी एफ है, तो कितना आ गया 2F² रूट आ रहा है, तो कितना आ रहा है √2F। जब भी दो फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के हो और 90 डिग्री पे अगर आपके एक्ट कर रहे हैं तो हमेशा उनका रिजल्टेंट होता है किसी एक फोर्स का √2 टाइम। और ये बात वो ध्यान रखनी है, जब दोनों फोर्स आपके ये भी एफ है ये भी एफ है तो उनका रिजल्टेंट बिल्कुल मिड पॉइंट से पास होता है, उनका जो रिजल्टेंट है बिल्कुल मिड पॉइंट से पास होता है। और तो ऑटोमेटिक अपने ये पता लगे कि सर ये भी 45 ये भी 45 और जो इन दोनों का रिजल्टेंट आया वो क्या आया है, इन दोनों में से किसी एक का √2 टाइम। और √2 टाइम क्या हो गया KQ² / A²। अरे क्लियर है कि नहीं सर? ये तो बहुत सिंपल काम पड़ गया। तो अब ऑटोमेटिक पता लग गया सर इसका रिजल्टेंट अपने को ये मिल गया और ये दोनों क्या है अब सेम डायरेक्शन में है। और जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो आप क्या कर सकते हो, उनको ऐड कर सकते हो। तो यहाँ मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ा, F नेट इक्वल्स टू बेटा क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है आपके पास में √2 KQ² / A² प्लस में क्या आ रहा है KQ² / 2A²। इसको सिंप्लीफाई करो, देखिए क्या आ रहा है सर, F नेट इक्वल्स टू आ रहा है KQ² / A² आप कॉमन ले लो, अंदर रहा आपका √2 और उधर बचा आपका 1/2। अभी जो थोड़ी देर पहले आंसर आया था ना वो यही आंसर था, आप चाहे तो चेक कर लो। तो ये है शॉर्ट तरीका, ये है शॉर्ट मेथड जिसमें हमेशा यही चेक करना होता है कि कौन से दो फोर्सेज सेम डायरेक्शन में हैं, कौन से दो फोर्सेज अपोजिट डायरेक्शन में हैं, कौन से दो फोर्स परपेंडिकुलर है। ये तीन चीज़ें अगर हमने फाइंड आउट करना सीख ली तो हम रिजल्टेंट में कहीं अटक ही नहीं सकते। ये शॉर्ट मेथड अपने आंसर को चेक करने का। अगर आप रिजल्यूशन मेथड कर भी रहे हो तो भी आप आराम से इस मेथड से अपने आंसर को चेकआउट कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? अरे क्लियर है, सबको समझ में आया या नहीं आया? अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को एक बार फिर से दोबारा देखना, इजी वे में आराम से आपको समझ में आएगा। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, कूलॉम्स लॉ का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या है। उसके बाद में हमने क्या डिस्कस किया, ये जो
सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है, फोर्सेज का जो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है, जिसमें हमने ये देखा कि एक चार्जेज का एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे हमारे पास चार्जेज रखे हुए हैं, उनमें से किसी एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स काम करता है वह कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। उन सभी इंडिविजुअल फोर्सेज का वेक्टर सम हम लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। उन सब का हम यहाँ पे क्या लेते हैं, वेक्टर सम लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब कुछ एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं जो यहाँ पे लिखवा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इसी लॉ के ऊपर बेस्ड। चलो देखो वह इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। वह इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज़ बताई थी आप लोगों को। पहली कंडीशन, मान लो आपके पास में एक फोर्स F1 है और एक फोर्स F2 है, इनके बीच एंगल थीटा है। तो बड़ा ध्यान रखना, इनका जो रिजल्टेंट होगा F नेट, वो आपको कैसे फाइंड आउट करना है। F नेट का जो मैग्नीट्यूड है उसके लिए आपके पास में डायरेक्ट फॉर्मूला है, पहले वाले फोर्स का स्क्वायर दूसरे वाले फोर्स का स्क्वायर 2F1 F2 कोस थीटा। ये हो गया आपका F नेट, ठीक है। क्लियर है। इसी में दूसरा केस मैंने बोला है, इन दोनों फोर्सेस के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री है। मान लो ये है F1 और ये F2, तो हमारे पास में जो F नेट आएगा, F नेट वो क्या आएगा बेटा, F नेट इक्वल टू आएगा रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। इसी में स्पेशल केस क्या आ गया, इफ F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F है। मैंने बोला कि दोनों ही फोर्स सेम अमाउंट के हैं, अभी भी अपन ने केस किया है। अरे तो हमारे पास में F नेट क्या आ जाएगा, तो हमारे पास में F नेट आ रहा है रूट 2 टाइम्स ऑफ F, किसी एक फोर्स का रूट 2 टाइम रख के देखो, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 2F स्क्वायर, तो क्या आ गया रूट 2F है। इसलिए सेकंड वाला केस भी इंपॉर्टेंट। थर्ड वाले केस में अगर मैं बात करूं, एक फोर्स मेरे पास बेटा F1 है, दूसरा फोर्स मेरे पास में F2 है, इनके बीच एंगल अगर 60 डिग्री है तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा F नेट वो क्या आएगा, रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60, और cos 60 की वैल्यू जो बेटा वो होती है हाफ। ये हो गया, देखो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर ही देता हूँ आप लोगों के लिए। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 है ना, हाफ से यहाँ 2 कैंसिल हुआ, तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या आ रहा है, यहाँ फॉर्मूला आ रहा है F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर ओनली F1 इंटू F2। अब मैंने यहाँ पे भी ये केस रख दिया, इफ F1 इक्वल्स टू F2 है, इफ F1 इक्वल्स टू F2 है, तो बताओ देखिए F नेट क्या आएगा 60 डिग्री वाले में, सर F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस F1 इंटू F2, तो कितना हो रहा है F स्क्वायर F स्क्वायर F स्क्वायर 3F स्क्वायर, और 3F स्क्वायर का रूट में कितना हो गया, रूट 3F। ये लो, क्लियर है यहाँ तक। 90 डिग्री में तो क्या आएगा, अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, दोनों फोर्सेस सेम अमाउंट के हैं तो रूट F आएगा रिजल्टेंट। दोनों फोर्सेस 60 डिग्री पे काम कर रहे हैं तो रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस F1 इंटू F2 आएगा। मैंने बोला कि दोनों ही फोर्स सेम अमाउंट के हैं तो रिजल्टेंट क्या आएगा, किसी एक फोर्स का रूट 3F टाइम्स आएगा, किसी एक फोर्स का रूट 3F टाइम्स आएगा। तो ये वाला जो आपको मेथड ना ये काम मिलना है, जब अपन मैग्नीट्यूड से डायरेक्ट ट्रिक लगाएंगे तो वहाँ पे चेक करके देखना है आपको कैसे क्या करना है। तो आप लोगों के लिए जो होमवर्क है वो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, उस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है, ठीक है। इसको मिटा दूँ यहाँ तक। ये 3 पॉइंट आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। चौथा और पांचवा पॉइंट क्या है, यदि आपके पास 2 फोर्स सेम डायरेक्शन में है तो उनका रिजल्टेंट क्या आएगा, एड हो क्या आएगा। 2 फोर्स अगर आपके अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनका रिजल्टेंट सब्ट्रैक्ट हो क्या आएगा। क्लियर है यहाँ तक, चलो ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए जो होमवर्क है आप लोगों के लिए क्या है, एक ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल क्या है, एक
इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ 60 60 और 60। इसकी एवरी साइड ए है, यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी आपका प्लस क्यू चार्ज है और सी पे भी आपका प्लस क्यू चार्ज है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, एफ ए फाइंड आउट करना है ना। ए चार्ज के ऊपर तीनों में से वैसे किसी एक पे आपको फाइंड आउट करना है, बस किसी एक सिंगल चार्ज के ऊपर नेट फोर्स आपको फाइंड आउट करना है ना। एफ नेट ऑन ए चार्ज ड्यू टू अदर टू चार्जेस है ना। नेट फोर्स आपको फाइंड आउट करना है ऑन ए चार्ज किसी एक चार्ज के ऊपर है ना, ड्यू टू अदर टू चार्जेस, कोई सा भी दो चार्ज। और आंसर आपको चेक करना है, देखिए आंसर क्या आता है। दोनों तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगे वैसे करो, कंपोनेंट मेथड से भी करो और जो मैंने डायरेक्ट मैग्नीट्यूड वाला तरीका बताया मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो, चेक करो कि कौन 90 है, कौन 60 पे है, कौन 30 पे कैसे आ रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।